हम लॉग इन कर रहे हैं। चलिए सर, देखिए लॉग इन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आता है। देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट डे बाय डे अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, अपडेट कर रहा है, चीजों को मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोमेशन में लाया जा रहा है कि वहां मैनुअल वर्क जितना पॉसिबल हो सके उतना कम किया जाए, और सारी की सारी रिपोर्टिंग चाहते हैं कि वो एनालिटिकल रिपोर्टिंग टैक्स पेयर को भी दे पाए साथ के साथ ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पर, अगर मैं बहुत शुरुआती दिनों की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं आता था, लेकिन अब उन्होंने एक रिटर्न कैलेंडर जो कि आप देख रहे हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिसमें कि आपने अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं नहीं किए हैं वो आपको डैशबोर्ड पर एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ शो हो रहे हैं। जीएसटीआर 1 और 3B जो कि मंथली रिटर्न फाइल किए जाते हैं दोनों ही, इसीलिए वो दोनों का ही स्टेटस यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 का जीएसटीआर 1 भी फाइल शो हो रहा है और 3B भी फाइल शो हो रहा है। वहीं आप देखेंगे अप्रैल का 1 फाइल शो हो रहा है, जबकि 2 भी फाइल शो हो रहा है। कलर भी देखिए उन्होंने एक उसी तरीके से प्रेजेंटेशन रखा है, ग्रीन फाइल्ड, 2 फाइल, क्योंकि पेंडेमिक के चलते वैसे तो ड्यू डेट अगर हम देखा जाए तो 3B की अगले महीने की 20 तारीख होती है, जो एक जनरल डेट होती है। हालांकि कुछ केसेस में आगे पीछे भी होती है, बात करेंगे हम उस पर। और वो डेट अभी पूरी तरह क्रॉस नहीं हुई। मंथ जो है हमारा जिसमें रिटर्न फाइल होना चाहिए वो भी चल रहा है, क्योंकि अप्रैल का रिटर्न मई में फाइल होता है और मई अभी चल रहा है, इसीलिए उसका कलर ऑरेंज। जैसे ही वो डेट क्रॉस हो जाएगी, यानी कि मंथ मई क्रॉस हो जाएगा, जून में चले जाएंगे, दैट मीन्स फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। यानी कि वो कहीं ना कहीं कलर के थ्रू भी आपकी अटेंशन के जी थोड़ा सा आपका फोकस जाएगा। चलिए, ये थोड़ी सी डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें थी। मैं एक बार आपको ऑप्शंस पर लेके चलता हूँ। देखिए हमारा सारा का सारा वर्क सर्विसेज में होगा। जब आप सर्विसेज पर टिक करेंगे तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, लेजर्स, रिटर्न्स, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स, ई वे बिल सिस्टम्स, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यानी कि आपकी जो जीएसटी की वर्किंग है वो सारी की सारी मेन वर्किंग इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू होगी। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप ई वे बिल की बात करेंगे तो उसके लिए ये अलग पोर्टल पर रिडायरेक्ट करा देगा आपको, ये जो फिलहाल पोर्टल है हमारा। तो चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, चलते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के हमने जो लॉ बेस्ड जितनी भी हमें बातें करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पैनल ये है। लेजर्स की बात करते हैं। देखिए समझते हैं आखिर ये लेजर्स क्या है। जब हम लेजर्स पे पहुंचते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ें, आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं 4। ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। अब ये आखिर ई कैश, ई क्रेडिट, ई लाइबिलिटी रजिस्टर, ये सब है क्या, क्या मतलब है इनका, क्या सिस्टम है? तो देखो जो सिस्टम रखा है जीएसटी ने वो कुछ इस तरह का रखा है इन्होंने। देखिए ई कैश लेजर का मतलब है जब भी आप कोई भी टैक्स की पेमेंट करेंगे, सबसे पहले तो वो टैक्स की जो पेमेंट करेंगे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर के वो सबसे पहले ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगी। ई कैश लेजर में वो पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या हम ये मान लें कि आपने पेमेंट कर दी और पैसा ई कैश लेजर में आ गया तो आपने अपनी टैक्स की पेमेंट कर दी? आंसर इज नो। यानी कि ई कैश लेजर में पैसा जमा कराना इज नॉट सपोज टू और इक्वल टू पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी कब मानी जाएगी? जब हम उसे अपने कैश लेजर से जितनी भी लायबिलिटी हमारी होगी टैक्स की, उस लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेंगे, ऑफसेट कर देंगे, जो कि मैं आपको रिटर्न फाइलिंग में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा ई क्रेडिट लेजर। देखिए जो ई क्रेडिट लेजर है, ये जो भी हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो हमारा यहाँ रिकॉर्ड होगा कि हमने पूरे महीने में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक किया और कितना हमारा यूटिलाइज हो गया उसमें से और कितना बैलेंस है। एंड सेम लायबिलिटी रजिस्टर की बात करें तो एक पर्टिकुलर मंथ में हमने कितनी लायबिलिटी अपनी कंसीडर की, रिकॉर्ड की, बुक की, और वो लायबिलिटी हमने चुका दी या अभी भी ड्यू चल रही है, और अगर चुका दी है लायबिलिटी
तो वो किस में से चुकाई, यानी कि क्या हमने क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करते हुए उस लायबिलिटी को पे ऑफ किया, या कैश को, या मिक्स, मतलब कुछ क्रेडिट भी यूज हुआ और कुछ कैश पेमेंट भी किए, तो वो हमारा पूरा ई लायबिलिटी रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा। पेमेंट थ्रू डिमांड या पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, तो जो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड है, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी असेसमेंट कुछ भी होता है और वहां आप पर कुछ डिमांड बनती है, कुछ लायबिलिटी बनती है, तो वो डिमांड इशू करेंगे जिसकी पेमेंट आप इस पैनल के थ्रू करते हैं। तो ये थे हमारे लेजर्स को लेकर के। हम बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स में जब हम पहुंचेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार पेमेंट की तरफ लेके चलूंगा, और ध्यान रखिएगा जो लेजर में हमारा ई कैश लेजर है, मैंने बताया आपको जब आप अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी की पेमेंट करेंगे तो वो पैसा आपके खाते से डेबिट होकर के सीधा कहाँ रिकॉर्ड होगा, ई कैश लेजर में, यानी कि सरकार के पास पैसे चले जाएंगे और वो उसको रिकॉर्ड करके कहाँ देंगे आपको, ई कैश लेजर में, कि हाँ जी इतना पैसा आपके पास हमारा आ गया। लेकिन वो जो लायबिलिटी है आपकी, जब आप उसे एडजस्ट करेंगे उसके बाद ही माना जाएगा कि आपने अपनी लायबिलिटी क्लियर कर दी, और वो कहां से, वो उतना पैसा आपके ई कैश लेजर से कम हो जाएगा। मैं आपको भी समझाऊंगा। तो देखिए ई कैश लेजर में जब पैसा आएगा तो वो कहां से आएगा, पेमेंट सेक्शन से आप चालान बनाएंगे और उस चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे, और वो सीधा पेमेंट होने के बाद पैसा आपके ई कैश लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको चालान बनाना भी सिखाऊंगा और उसके पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो भी आपको बता के चलूंगा। हमारे पास देखिए चालान क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जब हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होते हैं और रिटर्न फाइलिंग के लिए जाते हैं हम वहां से भी ऑटोमेटिक चालान क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट आता है कि सर कहां से करना चाहिए, मैन्युअली क्रिएट करना चाहिए या फिर रिटर्न फाइलिंग करते वक्त जो सिस्टम जनरेटेड आए वो, तो मैं कहूंगा सिस्टम जनरेटेड वाला लीजिए। उसके पीछे एक रीजन है, वो क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट चालान के थ्रू समझते हैं। तो चलिए मैंने क्रिएट चालान किया। अब आप जब क्रिएट चालान पर जाएंगे तो अब आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट। अब ये क्या ऑप्शंस आ गए मैं बताऊंगा आपको। हमारे पास जो रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं मंथली रिटर्न फाइल करें और दूसरा कि हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे मंथली रिटर्न फाइल करिए चाहे क्वार्टरली, हालांकि कौन मंथली फाइल कर सकता है और कौन क्वार्टरली, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं जिसके लिए आपको मंथली पेमेंट करनी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। इस स्कीम को कहा जाता है QRMP, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। और जो हमारा दूसरा सिनेरियो है एनी अदर पेमेंट, तो उसमें ये कि हम कोई भी अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए चालान बना रहे हैं। मैं प्रोसीड करता हूं, इस टेबल को अंडरस्टैंड करिए। आपको यहाँ पर टैक्सेस के नाम लिखे हुए हैं कि ये CGST है, IGST है, सेस स्टेट GST है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है इसीलिए स्टेट से पहले हरियाणा लगा हुआ रहा है। अगर ये रजिस्ट्रेशन दिल्ली का होता तो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ और आ रहा होता, यूपी का होता यूपी लिखा आ रहा होता। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता तो उस स्टेट का नाम यहाँ लिखा हुआ होता। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर। तो जो मैंने कहा आपको कि आप सिस्टम जनरेटेड प्रेफर करिएगा, वो क्यों कहा अब समझिए। अगर आप मैन्युअली यानी कि खुद से आप चालान क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितना पैसा आपको जिस भी पर्टिकुलर टैक्स जैसे कि CGST, IGST, SGST जिसके भी अगेंस्ट और जिस भी हेड में, टैक्स हेड में, इंटरेस्ट हेड में, पेनल्टी हेड, फी हेड या अदर, जिसमें भी डालना है आप करेक्ट हेड और करेक्ट हेड और करेक्ट टैक्स चूज करिएगा, वरना अगर गलत हेड में चला गया पैसा तो वो यूटिलाइज नहीं होगा। आपकी जो लायबिलिटी है वो टैक्स की खड़ी रहेगी और आपके पास से जो पैसा चला गया वो पैसा भी चला गया। पॉइंट आता है सर उस केस में फिर वो क्या होगा, कुछ नहीं, वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं रिफंड टैक्स डिपार्टमेंट में कितना आसान काम है, कितना मुश्किल काम है, वो आप सभी जानते हैं। 100 सवाल पूछे जाएंगे, कागज मांगे जाएंगे, देन आफ्टर आपका पैसा रिफंड आएगा। तो चलिए अब जैसे हमारी मान लीजिए CGST लायबिलिटी है और हमें टैक्स पे करना है, तो हम CGST के सामने सपोज 15,000 है और टैक्स के नीचे मान लीजिए हमारी IGST लायबिलिटी है, तो IGST के सामने और टैक्स के नीचे SGST हमें
तो SGST के सामने और टैक्स के नीचे, तो ये हमने टैक्स की पेमेंट की है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप रिटर्न देरी से भर रहे हैं और उसके चलते आपको लेट फीस पे करनी है, तो आप किस ऑप्शन में पे करेंगे, मतलब किस हेड के अंडर पे करेंगे, फी हेड के अंडर पे करेंगे। और वो किस किस टैक्स के लिए, तो देखिए CGST के लिए डालेंगे, लेट सपोज अगर 1000 रुपए यहाँ और हरियाणा के लिए 1000, क्योंकि लेट फीस CGST और SGST के अंडर जाएगी, IGST के अंडर नहीं जाएगी, क्योंकि जो पैसा है हमारे GST का वो सेंट्रल और स्टेट के पास जाना होता है। तो जो CGST वाला है वो सेंट्रल के पास चला गया और SGST वाला स्टेट के पास। IGST के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी बेसिकली, क्योंकि लेट फीस रिटर्न के लिए लग रही है, पर टैक्स नहीं लग रही है। अच्छा, पॉइंट आता है सर फिर CGST और SGST वो इसलिए दोनों को अलग अलग, क्योंकि सेंटर को भी लेट फीस चाहिए, स्टेट को भी चाहिए, तो इसीलिए दोनों को दे दी हमने। तो इसीलिए हमारे लिए CGST, IGST, SGST और किस हेड में, यानी कि किस हेड की पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स की, तो टैक्स के अंडर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट के अंडर, पेनल्टी पे कर रहे हो पेनल्टी के अंदर, लेट फीस पे कर रहे हो फी के अंदर, और भी कोई अमाउंट है तो अदर में आप डालेंगे करेक्टली। और फिर उसके बाद आप उसके पेमेंट मोड पर जाएंगे। तो देखिए आपके पास जो पेमेंट मोड अवेलेबल है वो है ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, NEFT और RTGS। ई पेमेंट का मतलब है कि आप अभी इसी पेज को कंफर्म एंड प्रोसीड करते हुए यहां से आपको आपके बैंकिंग पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके बैंक के लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा। वहां आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट करिए, बाकी और ऑथेंटिकेशन है वो करिए और पेमेंट हो जाएगी इमीडिएटली। ओवर द काउंटर का मतलब है कि आप कैश ले जाकर के ब्रांच में कैश दे सकते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ओवर द काउंटर ऑप्शन टिक करना है, किस बैंक में जमा कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन कि आप कैश में जमा कराना चाहते हैं, चेक में जमा कराना चाहते हैं। कैश है तो कैश टिक कर लेंगे, चेक है तो चेक, DD है तो DD। उसके बाद आता है NEFT और RTGS। NEFT RTGS है बेसिकली इस ऑप्शन के थ्रू भी हम यहां से होगा ये कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक में, जो आपका बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में है और आप चाहते हैं कि आप अपनी ब्रांच विजिट करके और आपका जो अकाउंट है वहां से NEFT RTGS कर देंगे, तो आप अपना बैंक सेलेक्ट करिए, NEFT RTGS सेलेक्ट करिए और चालान जनरेट करके जो चालान निकलेगा उसके साथ आप अपनी बैंक विजिट कर लीजिए। बैंक नॉर्मली चेक तो मांगता ही है हर पेमेंट के लिए, वो दीजिए अमाउंट के लिए और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से NEFT RTGS कर देंगे टैक्स की। NEFT और RTGS और ओवर द काउंटर में बस इतना है। यहाँ पे आप यानी कि ब्रांच विजिट करते हैं और वो आपके अकाउंट से NEFT RTGS कर देंगे फॉर द टैक्स पेमेंट। और ओवर द काउंटर में कि आप कैश भी लेके जा सकते हैं बैंक, आप चेक भी लेके जा सकते हैं, और ई पेमेंट में ऑनलाइन जो आप अभी खुद ही ये सब पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चालान। जैसे हम इस चालान को, पॉइंट आता है कि जो चालान आप ई पेमेंट के लिए यहाँ से जनरेट करोगे, जनरेट करने के बाद क्या उस चालान की पेमेंट आज ही करनी होगी, तो आंसर इज नो। वो जो चालान है आपका वो अगले 15 दिन तक के लिए वैलिड रहेगा, मतलब टेक्निकली वैलिडेट रहेगा। अगर आप उस बीच में पे कर देते हैं तो उसको लिंक सामने लगा होगा, प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, पे हो जाएगा। अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहीं छोड़िए, आप यहाँ आकर के चालान फिर से अगेन सेम क्रिएट करिए, जनरेट करिए, प्रोसीड टू पे करके पे कर दीजिए। तो ये था हमारा पेमेंट ऑप्शन। अगर हम ये देखना चाहते हैं एक बार देख लेते हैं, हमारा कोई सेव चालान है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सेव चालान दिख जाएगा। अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है तो इस पर टिक करेंगे तो आपके पे किए हुए टैक्स जो भी चालान है वो यहाँ दिख जाएंगे। तो इस हिसाब से ये हमारी हिस्ट्री दिख जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपको और किस टॉपिक पर सीखना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।